शुरू करता हूं मैं चैरिटेबल ट्रस्ट। और जैसा कि मैंने पहले कई बार बताया हुआ है कि बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है चैरिटेबल ट्रस्ट से, और कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं इसमें करने के लिए। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट दोनों का सेम ट्रीटमेंट होगा जो भी मैं आपको टीच करने वाला हूं। तो अगर आप बहुत अच्छे काम करने के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए किसी भी तरीके का ट्रस्ट बनाते हो, ट्रस्ट जनरली कैसे बनाया जाता है कि आप एक सोसाइटी बना लेते हो, सोसाइटी बना लेते हो आप, और सोसाइटीज एक्ट के अंदर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, उसमें आप सोसाइटी बना लेते हो, और फिर इनकम टैक्स कमिश्नर को आप अप्लाई करते हो और उनसे कहते हो कि सर हमने इस पर्पज से सोसाइटी बनाई थी और हम इस पर्पज के लिए फुलफिल कर रहे हैं, हम पिछले इतने टाइम से लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं या स्कूल्स चला रहे हैं या एनजीओ चला रहे हैं, जिस पर्पज से भी आपने ओपन किया था, जिसके लिए ट्रस्ट का चैरिटेबल पर्पज माना जाता है। तो कमिश्नर अपनी इंक्वायरी वगैरह करने के बाद कन्विंस हो जाता है अगर कि हाँ ये ट्रस्ट इसीलिए फॉर्म, ये सोसाइटी इसीलिए फॉर्म की गई थी और ये अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अपने पर्पजेस के लिए अटेन भी कर रहे हैं, तो फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, और जिस दिन सर्टिफिकेट दे देगा उस दिन इनकम टैक्स में उसके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट बोलना शुरू कर देंगे। लोग समझते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब ट्रस्ट एक्ट में ही रजिस्टर होना चाहिए, एक ट्रस्ट एक्ट भी होता है, लेकिन जो ये वाले चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं वो ट्रस्ट एक्ट के अंदर नहीं बनती हैं। ट्रस्ट एक्ट के अंदर प्राइवेट ट्रस्ट बनाए जाते हैं, जो प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं, किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और वो चाहता है मेरे जाने के बाद प्रॉपर्टी का किस तरीके से यूज हो, तो जो प्राइवेट ट्रस्ट बनाए जाते हैं वो ट्रस्ट एक्ट के थ्रू बनाए जाते हैं। लेकिन यहां पे जो हम कहते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट, इनका कंसेप्ट ही अलग है। ये ट्रस्ट एक्ट में नहीं फॉर्म किए जाते हैं। जनरली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, उसमें एक सोसाइटी पहले फॉर्म की जाती है, और इसीलिए इसको कहा जाता है एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 तरीके के पर्सन्स होते हैं तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, तो ये है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कई लोग मिलकर सोसाइटीज एक्ट के अंदर अपने को रजिस्टर करवा के एक सोसाइटी बना लेते हैं, किसी कॉमन पर्पज के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए, किसी अच्छे काम को करने के लिए। अभी वो सोसाइटी ही हैं, उन पर सोसाइटी के प्रोविजंस ही एप्लीकेबल होंगे, लेकिन जब कुछ दिन वो काम कर लेते हैं तो एक सेक्शन है 12A(b), ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर। पहला था 12AA, अब 12AA की जगह नया सेक्शन आ गया है 12AB। तो वहां कमिश्नर सारी बातें सुनने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, इंक्वायरी वगैरह डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने के बाद आपको एज ए ट्रस्ट रजिस्टर कर सकता है। तो फिर इनकम टैक्स में आपका स्टेटस हो जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट, और उस चैरिटेबल ट्रस्ट के बनते ही इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं, वो बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे उस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। तो सबसे पहली बात तो चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये सोसाइटी होती है, जब तक इनकम टैक्स एक्ट में इसको ट्रस्ट के तरीके से सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है तब तक चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं कह सकते हो, तब तक रिलीजियस ट्रस्ट नहीं कह सकते हो, तब तक केवल आपको सोसाइटी ही बोलना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक बार रजिस्टर करवा लेते हो, कमिश्नर कन्विंस हो जाता है, सर्टिफिकेट दे देता है, तो इतना अभी भी सोसाइटी हो, लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स ने चैरिटेबल ट्रस्ट मान लिया कि आप वास्तव में चैरिटेबल पर्पस के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, रिलीजियस पर्पस से पैसा खर्च कर रहे हो, तो बहुत बड़े बड़े कुछ बेनिफिट्स हैं जो सेक्शन 11 एंड 12 में दे रखे हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वैसे तो कोई भी इनकम एग्जम्प्ट होती है किसी भी एसएससी के, जो सेक्शन 10 में ही दे रखा है, सारी एग्जम्पशन सेक्शन 10 में दे रखी हैं, लेकिन ट्रस्ट की जो एग्जम्पशन दी जाती है वो सेक्शन 11 में डेडिकेटेड एक अलग से सेक्शन बनाया गया, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, ये एग्जम्पशन ट्रस्ट के लिए दी जाती है। तो ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट की जो इनकम होती है उसको कहा जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हेल्ड बाय ट्रस्ट। जो भी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास है, उस प्रॉपर्टी से ट्रस्ट किसी भी तरीके की इनकम को अर्न करता है, उसको कहा जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट या हेल्ड बाय ट्रस्ट। 3 सेक्शंस हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ये वाला चैप्टर, बहुत
क्योंकि इसमें से 7 to 8 मार्क्स का आपका मिलने वाला है। सेक्शन 11 करना है हमें, सेक्शन 12 करना है हमें, और सेक्शन हमें करना है 13। 3 सेक्शंस हमें करने हैं और तीनों के तीनों चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड है। 12 के साथ हमें 1-2 सेक्शंस और भी करने हैं, जैसे 12A हमें करना पड़ेगा, 12A भी हमें करना पड़ेगा। ये सारे सेक्शंस हम साथ में करेंगे, लेकिन अभी बात हम करते हैं 11 और 12 की, केवल हम बात कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट का मतलब होता है, सपोज करते हैं आपके पास कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आपने लेट आउट किया हुआ है, वहां से आपको रेंटल इनकम मिल रही है। आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट। आप जो भी एक्टिविटीज को चला रहे हो, जिस एक्टिविटीज को भी रन कर रहे हो, वहां से भी आपको पैसे मिल रहे हैं। आप स्कूल रन करते हो, बच्चों से फीस लेते हो, हॉस्पिटल्स चला रहे हो, पेशेंट से आप पैसा लेते हो, इन सबको कहा जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट। जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, उससे जो भी पैसा आप कमा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसको डोनेशन भी मिलता है, इसके साथ साथ ट्रस्ट को डोनेशन भी मिलता है। तो क्या डोनेशन ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी? क्या डोनेशन पे ट्रस्ट को टैक्स पे करना चाहिए, इनकम मानी जाए ट्रस्ट की? तो सेक्शन 12 इसका हमें आंसर देता है, और सेक्शन 12 कहता है कि अगर किसी ट्रस्ट को डोनेशन मिल रहा है तो उसको हम ये मान लेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट। हम डोनेशन को भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट मानेंगे। सेक्शन 12 ये कहता है, जो सेक्शन 12 है, कि डोनेशन को भी माना जाएगा। तो अब ट्रस्ट की 2 इनकम हो गई। एक तो जो प्रॉपर्टी उसके पास है, जो कुछ भी है, जिस एक्टिविटीज के लिए, जिस पर्पज के लिए बनाया गया, उस पर्पज के थ्रू जो पैसा आ रहा है ट्रस्ट के पास, और उसके पास बिल्डिंग का मैंने एग्जांपल दिया, लेट आउट किया हुआ है, या फिर स्कूल्स के पास हॉल्स वगैरह होते हैं, उन हॉल्स को किसी और के लिए मीटिंग करने के लिए दे दिया आपने, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट। इसके बाद मैंने आपसे कहा डोनेशंस भी ट्रस्ट को मिलते हैं, और सेक्शन 12 ये कहता है कि जो डोनेशंस होते हैं उसको भी हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेस। ध्यान से सुनना एक बात मेरी। लेकिन डोनेशन 2 तरीके के होते हैं। एक तो डोनेशंस होती हैं जिनको कहा जाता है जनरल डोनेशंस। आप गए और आपने किसी हॉस्पिटल को लाख रुपए का चेक दे दिया, जनरल डोनेशंस। आप गए, कोई भी एनजीओ है जो ट्रस्ट बना हुआ है, जो ट्रस्ट एक्ट के तरीके से इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर हो चुका है, आपने जाके 1 लाख रुपए दे दिए कि आप अच्छे काम करते हो, हमारी तरफ से ये पैसा रखो, दैट इज द 1 लाख रुपीज, दैट इज द जनरल डोनेशन। लेकिन एक होता है कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन के लिए जब आप दोगे तो आपको स्पेसिफिक डायरेक्शंस देना पड़ेगा कि ये मेरा जनरल डोनेशंस नहीं है, ये मेरा कॉर्पस डोनेशन है। और कॉर्पस का मतलब होता है जिसको चैरिटेबल पर्पजेस के लिए आप खर्च नहीं कर सकते हो, इसको इंटैक्ट रखा जाएगा। जैसे कंपनी के अंदर कैपिटल होती है, उस तरीके से अंदर आप ट्रस्ट के अंदर समझ लो कॉर्पस फंड होता है। तो ट्रस्ट का एक फंड होता है कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड जो इनिशियली आप पैसा लेके आते हो, वो कॉर्पस फंड में चला जाता है। कॉर्पस फंड कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए केवल वही खर्च किया जाएगा, बहुत लिमिटेड के लिए। वो ट्रस्ट के जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, पर्पजेज हैं, उसके लिए आप खर्च नहीं कर सकते हो कॉर्पस के लिए। वो एक तरीके से पैसा आपका इंटैक्ट रहता है। उस पर जो पैसा कमाते हो, जैसे कॉर्पस 50 लाख रुपए का कॉर्पस फंड है, आप खर्च नहीं करोगे। बहुत ही स्पेशल केसेस में केवल उसके लिए खर्च किया जाएगा, उसको यूटिलाइज करोगे, अदरवाइज खर्च नहीं करोगे। और जब तक खर्च नहीं कर रहे हो तब तक आप उसको इन्वेस्ट करके रखो। उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट मान लिया जाएगा। आपको इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को आप खर्च कर सकते हो पर्पज के लिए, लेकिन जो कॉर्पस फंड होता है उस कॉर्पस फंड को आप खर्च नहीं करोगे, वो इंटैक्ट रहता है हमेशा। ट्रस्ट अगर किसी बहुत मुसीबत में फंस जाए, पैसा नहीं हो, तब आप उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉर्पस को यूज नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप डोनेशन देते हो और आपने कुछ भी नहीं बोला तो बोलेंगे जनरल डोनेशंस। लेकिन अगर आपने साथ में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया कि मैं डोनेशन कॉर्पस फंड के लिए दे रहा हूं, तो अब वो कॉर्पस का ही हिस्सा बनेगा। अब ट्रस्ट उसको इन जनरल खर्च नहीं कर सकता है, उसको उस पैसे को इंटैक्ट रखना पड़ेगा कॉर्पस फंड के तरीके से। तो अब दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। हम 11 के अंदर एग्जम्पशंस देंगे, सेक्शन 12 का भी कुछ कामों के लिए यूज करेंगे और सेक्शन 13 का भी यूज करेंगे। और एग्जम्पशन 11 में दी जाता है, जो बहुत बड़ा सेक्शन है और जिसपे बेस क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पेपर के अंदर आता रहता है।
तो पहले ट्रस्ट की जो इनकम होती है उस इनकम की बात कर लेते हैं। ट्रस्ट को जैसी भी कहीं से भी इनकम होती है डोनेशंस के अलावा, उस इनकम को नाम दिया गया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेस। लेकिन ट्रस्ट को डोनेशंस भी मिलते हैं, तो क्या डोनेशंस को ट्रस्ट की इनकम माना जाएगा? क्या क्या इनकम के तरीके से ट्रीट किया जाएगा? तो सेक्शन 12 कहता है, सेक्शन 12 कहता है कि जो कॉर्पस डोनेशन है उसको हम नहीं मानेंगे। कॉर्पस, क्योंकि जब आप खर्च ही नहीं कर सकते हो किसी चीज के लिए, अगर कंपनी को आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया तो क्या वो कंपनी की इनकम मानी जाती है? नहीं मानी जाती है, वो तो इंटैक्ट रहेगा ना। लेकिन इसके अलावा जो जनरल डोनेशंस मिलेंगे उसको ट्रस्ट की इनकम माना जाएगा, उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट, उसको भी ट्रस्ट की इनकम माना जाएगा। तो पहले मैं सेक्शन 12 पढ़ा के आपको यह बात बता दूं कि यह बात लिखी हुई है उसके अंदर, तब मैं फिर बात आगे शुरू करूंगा जो मैं कहना चाहता हूं। मैं सेक्शन 12 पे गया, ये मैंने अभी अपलोड नहीं करी है, आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि मैं कुछ और चेंजेस कर रहा था। तो एनी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड बाय ए ट्रस्ट क्रिएटेड होनली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेस, फिर लिखा हुआ है नॉट बीइंग कॉन्ट्रीब्यूशन मेड विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट। नॉट बीइंग, इसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो स्वैच्छिक लोग दान देते हैं वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, शैल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 11, मतलब एग्जम्पशन के पर्पज से बी डीम्ड टू बी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट। तो हम ये मानेंगे कि ये ट्रस्ट की इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट, लेकिन कॉर्पस वाले को नहीं मानेंगे हम, इसके अलावा जो डोनेशंस होंगे उसको मानेंगे। तो अब दोबारा से मैं आता हूं फ्रंट पेज पे, अब दोबारा से मेरी बात सुन। अब ट्रस्ट की टोटल 3 इनकम है अगर देखी जाए, एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट है, और 2 तरीके के डोनेशंस हैं, एक तो है आपका डोनेशन विदाउट एनी डायरेक्शंस और डोनेशंस विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे शैल फॉर्म पार्ट कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट। सेक्शन 12 ने ये कह दिया कि जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस या डोनेशंस होंगे उनको हम मानेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट। ठीक है, जो जो कॉर्पस डोनेशंस हैं उनको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 11 से शुरू करते हैं कहानी। सेक्शन 11 ये कहता है कि देखो जो भी इनकम को आपने अर्न किया ट्रस्ट के अंदर, सेक्शन 11 ध्यान से देखना, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 वो कहता है जो कॉर्पस कंट्रीब्यूशन होगा, कॉर्पस कंट्रीब्यूशन या डोनेशंस भी लिख सकते हो, वो आपका होगा एग्जेम्प्ट। बिल्कुल ठीक बात, एग्जेम्प्ट होना भी चाहिए, इस पे क्यों टैक्स पे करोगे जिस पैसे को आप यूटिलाइज ही नहीं कर सकते हो, जो एक कॉर्पस फंड जो इंटैक्ट रहेगा जिसको खर्च करने की परमिशन भी नहीं है, उस पे आप टैक्स कैसे ले सकते हो। फिर दूसरी बात सेक्शन 11 कहता है कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, इसमें से हम एग्जम्पशन का बेनिफिट देंगे। लेकिन जब वो कहता है इसमें से हम देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर ऑलरेडी क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विदाउट एनी डायरेक्शन। क्या समझ में आ रही हैं मेरी बातें जो मैं सेक्शन 11 की लैंग्वेज ये कहती है, 11(1) भी मैं यहां पे लिख देता हूं, लैंग्वेज ये कहती है कि कॉर्पस कंट्रीब्यूशन तो हमेशा ही फुली एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन अब हम दूसरे में से भी एग्जेम्प्ट देंगे, फुली नहीं, हम बताएंगे कितना देंगे, वो हम किस में से देंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट। तो सवाल ये उठता है कि जो कॉर्पस कंट्रीब्यूशन नहीं है, जनरल कंट्रीब्यूशन है, जनरल डोनेशंस हैं, क्या उसमें से एग्जम्पशन मिलेगा? तो सेक्शन 12 से हमें जवाब मिल जाता है। सेक्शन 12 ये कहता है जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विदाउट डायरेक्शन होगा उसको भी हम मानेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट, और जब आपने मान लिया तो इसका मतलब इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है और उसमें से भी एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया जाएगा। तो एक बात सुन लो, जब भी क्वेश्चन शुरू होगा तो आपको 3 इनकम दे रखी होंगी, एक तो दे रखी होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट,
एक दे रखा होगा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन सिंपल, एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे शैल फॉर्म पार्ट कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, कि हमारा कंट्रीब्यूशन कॉर्पस का हिस्सा बनेगा, इसके साथ बनेगा। तो जब क्वेश्चन शुरू करोगे तो लिख दोगे द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विद स्पेसिफिक डायरेक्शंस आर फुल्ली एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 11(1), उसको तो निपटा दिया। फिर लिखोगे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विदाउट एनी सच डायरेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट एज पर सेक्शन 12। सेक्शन 12 ने वाकई कंट्रीब्यूशन को ये बोल दिया कि उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट माना जाएगा। इसका मतलब अब दो चीजों में से हमें एग्जम्पशन मिल रहा है, एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट, और एक वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जिसको हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट मान लिया, इसमें से हमें एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 11(1) ये कहता है कि एक तो हम देंगे जनरल एग्जम्पशन, जनरल एग्जम्पशन हम आपके लिए देंगे। इसके मैं और भी नाम बोलूंगा, जनरल एग्जम्पशन के एक दो नाम और भी होते हैं, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर के बाद बोलूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। और वो होता है 15% के रेट से, मतलब जो भी आपका था उस 15% पे तो हमें टैक्स चाहिए ही नहीं। आप इसके लिए अकमलेट कर लो अनलिमिटेड टाइम तक के लिए, खर्च नहीं भी करो। 15% पे सरकार कहती है हमें टैक्स चाहिए ही नहीं आपके लिए। साइड बाय साइड क्वेश्चन भी चलता रहेगा, जो कुछ भी मैं बोलूंगा उसका क्वेश्चन चलता रहेगा, बस मेरी बातें सुनते रहो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, मैं कहता हूं 10 लाख रुपए। फिर मैं कहता हूं वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए, 6 लाख और 4 लाख कर लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि कम से कम कैलसी का यूज करना पड़े। और ये दे रखा है 4 लाख। और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो कॉर्पस में जाएगा उस डायरेक्शन के संग, वो दे रखा है 3 लाख रुपए। तो जो 3 लाख रुपए दे रखा है ये तो ऑलरेडी फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया। अब हम एग्जम्पशन देंगे 6 लाख प्लस 4 लाख में से। तो हमने लिख लिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और प्लस ऐड कर दिया हमने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। और ये सेक्शन 12 में हमने बताया कि इसको भी मान लो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि एग्जम्पशन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन द ट्रस्ट में से दिया जाता है, इसलिए सेक्शन 12 ने कहा इसको मान लो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट। अब हमारे पास 10 लाख रुपए हो गए। सरकार कहती है इसमें से हम पहले 15% माइनस कर देते हैं, 1,50,000। इस पे तो हमें टैक्स नहीं चाहिए, और 8,50,000 रुपए पेमेंट। मैंने कहा अब ये सरकार कहती है हम ये भी माफ करेंगे, इस पे भी हमें नहीं चाहिए, ट्रस्ट से हमें टैक्स चाहिए ही नहीं। जो सोसाइटी को सर्व करने के लिए बनाए गए हैं या रिलीजियस पर्पज से बनाए गए हैं उन पे हमें टैक्स नहीं चाहिए। लेकिन जिन पर्पज के लिए ट्रस्ट बनाया गया था उन पर्पजेस को अटेन करने के लिए, उन पर्पजेस के लिए जो भी अमाउंट आप अप्लाई करोगे वो अमाउंट का एग्जम्पशन दिया जाएगा, उसको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड एग्जम्पशन। तो मैंने यहां पे लिखा एप्लीकेशन बेस्ड एग्जम्पशन, और वो कितने का मिल जाएगा, वो 85% में से दिया जाएगा। जितना भी आप अप्लाई कर दोगे टू अटेन द पर्पजेज ऑफ द ट्रस्ट, फॉर द पर्पजेज ऑफ द ट्रस्ट, उसको हम जो भी आप हमें दिखा दो हमने ट्रस्ट के पर्पजेज के लिए इतना खर्च कर दिया, हम वो आपका इसमें से माइनस कर देंगे। 15% को आप ट्रस्ट के पर्पज के लिए खर्च नहीं भी करोगे, आप अगर अकमलेट करते हो, सेट अपार्ट उठा के रख लेते हो, सारा पैसा तो खर्च करना भी नहीं चाहिए। आपके पास 100 रुपीज हैं और आप अच्छे काम के लिए खर्च कर रहे हो, तब भी हम आपसे बोलेंगे भाई 20 रुपए बचा के रख लो, फ्यूचर में कभी किसी काम की जरूरत पड़ जाती है, फ्यूचर में हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल के अंदर एक मशीन खरीदनी पड़े, उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा, तो पैसा उस समय नहीं है तो कहां से लेके आओगे। तो सरकार कहती है 15 पैसा तो आप 15% अगर आप खर्च नहीं भी करते हो
अप्लाई नहीं भी करते हो 15%, तो हम ये मानेंगे फ्यूचर के लिए बचा के रखा हुआ है आपने, और हम उसका एग्जम्पशन दे देंगे। आज खर्च नहीं करोगे तो कभी फ्यूचर में खर्च करोगे। लेकिन 85% का एग्जम्पशन तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड ही मिलेगा। मतलब आप अप्लाई करो जिस ईयर में आपके लिए इनकम हुई, और जितना भी अप्लाई कर दोगे उसका एग्जम्पशन हम आपके लिए दे देंगे। तो फिर मैंने यहां पे लिखा इनकम अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर, अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर, और मैंने 7 लाख रुपए ट्रस्ट के पर्पज को अप्लाई करने के लिए खर्च कर दिए। जो टैक्सेबल इनकम निकल के आ जाएगी ट्रस्ट की, वो कितनी निकल के आ जाएगी? 1,50,000 रुपए। तो ये अच्छे तरीके से कर लो। जितनी तसल्ली से मैं टीच करूंगा उतनी ही सिंसियरली आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। 15% तो हम कहते हैं एडॉक एग्जम्पशन या एग्जम्पशन बेस्ड ऑन एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है चीजों को हम इकट्ठा करते हुए चल रहे हैं, हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम खर्च कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 85% बच जाता है उसके लिए सरकार कहती है हम ये भी तुम्हें एग्जम्पशन दे देंगे 11(1) के अंदर। ये सारे एग्जम्पशंस 11(1) के अंदर दिए जा रहे हैं। जो मैंने यहां पे पहले माइनस किया 15%, ये भी अंडर सेक्शन 11(1) माइनस किया। जो कॉर्पस फुल्ली एग्जेम्प्ट था ये भी 11(1) में एग्जेम्प्ट था, और जो अप्लाइड मैंने यहां माइनस किया वो भी 11(1) में माइनस किया। लेकिन 85% का एप्लीकेशन बेस्ड एग्जम्पशन मिलेगा। ट्रस्ट के पर्पजेस के लिए अप्लाई करो। तो अगर आप हॉस्पिटल्स आप रन करते हो तो आप मेडिसिन खरीदो, डॉक्टर्स को आप सैलरी दो, आप मरीजों को सर्विसेज देने के लिए, आप हॉस्पिटल्स को रन करने के लिए जो भी पैसा अप्लाई कर रहे हो उस पैसे को आप माइनस कर दो, तो हम मान लेंगे आपको एग्जम्पशन दे दिया गया। लेकिन आप 1.5 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाए तो 1.5 लाख रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और ट्रस्ट पे जो टैक्स का रेट लगता है वो लगता है स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे। तो 250, और ये बात तो मैंने आपको 139(4)(a) की जब मैं आपको ट्रस्ट की बता रहा था, ट्रस्ट ITR को कब फाइल करते हैं, तो याद करो मैंने वहां क्या बोला था। वैसे बाकी SSC के लिए लिखा हुआ था चैप्टर 6A या एग्जाम्पशन 54 to 54 GB का एग्जाम्पशन देने से पहले इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स के लिए, तो आदमी को ITR फाइल करनी पड़ती है। लेकिन 139(4)(a) में मैंने बोला था इन केस ऑफ ट्रस्ट, if total income of the trust before allowing exemption under section 11 and 12 exceed exemption limit, तो वहां पे भी मैंने बताया था ट्रस्ट के ऊपर स्लैब लगता है 2.5 लाख वाला। तो ये बताओ, ये ट्रस्ट की इनकम तो टैक्स तो जीरो आ गया क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक इनकम जीरो है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसके लिए ITR को फाइल करना जरूरी है या नहीं है, तो 6 प्रोवाइजो मत लगा देना 130(1) का कि 80C2 का बेनिफिट देने से पहले या एग्जम्पशन का बेनिफिट देने से पहले, तो वो तो उसने क्लेम ही नहीं करेंगे, तो उसकी तो इनकम 150 है तो ITR को फाइल नहीं करेगा। नहीं, सेक्शन 11 और 12 की एग्जम्पशन देने से पहले, और अगर हम 7 लाख की एग्जम्पशन भी नहीं देते और 1.5 लाख की भी नहीं देते तो इनकम ट्रस्ट की 10 लाख रुपए होती, और ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। इसलिए 139(4)(a) के अकॉर्डिंग इस ट्रस्ट के लिए ITR को फाइल करना जरूरी होगा। जाके वीडियो रिवाइज करना, जो बिल्कुल दूसरी क्लास की वीडियो थी जिसमें मैं आपको ट्रस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज ITR कब फाइल करती हैं 130(4)(a) और 130(4)(b) मैंने आपके लिए टीच किया था। तो सर एग्जम्पशन 11 में दे रहे हैं तो 12 क्यों बोल रहे हो? 12 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाली जो इनकम यहाँ पे इंक्लूड की गई है ये सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग इंक्लूड की गई है। एक तरीके से देखा जाए जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में से एग्जम्पशन भले ही 11 में से दे रहे हैं, लेकिन 12 भी अपना रोल प्ले कर रहा है उस ये बताने के लिए कि इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट माना जाएगा। इसलिए कई जगह लिखा हुआ मिलेगा एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर 12 क्यों लिख रहे हो, एग्जम्पशन तो 11 में मिल रहा है। 11 दे रहा है लेकिन 12 वाली इनकम में से भी तो दे रहा है ना, वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट बना रहा है ना, इसलिए हर जगह लिखा हुआ मिलेगा ट्रस्ट की एग्जम्पशन का सेक्शन 11 और 12 होता है। तो आप 15% तो हमेशा माइनस कर देना, नॉट अप्लाइड। अप्लाई करेंगे लेकिन सर अभी हम बचा के थोड़ा थोड़ा पैसा रखते हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि हमें बड़ी एक्सरे की मशीन खरीदनी हो या कोई अर्जेंसी हो, उसके लिए कॉर्पस नहीं है ये।
खर्च करेंगे, अभी नहीं खर्च करेंगे, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो खर्च कर लेंगे। सरकार कहती है हाँ इतना पैसा अप्लाई मत करो, अप्लाई नहीं करोगे तो अभी बेनिफिट दे देंगे, लेकिन जो 85% बच जाएगा वो ट्रस्ट के पर्पज के लिए आप खर्च करोगे तभी आपको एग्जम्पशन देंगे। तो 85% को मैंने नाम दिया एप्लीकेशन बेस्ड एग्जम्पशन। इस एग्जाम्पल में 7 लाख रुपीज को अप्लाई कर लिया तो 1,50,000 रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। ट्रस्ट कहता है सर ये 1,50,000 रुपए हम खर्च नहीं कर पाए, हमें समझ में आ रही है आप टैक्स लेना चाहते हो। 1,50 तो एग्जाम्पल के तरीके से हैं, ये अगर हम इसको ज्यादा मान लें तो ये 15 लाख भी हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है। सरकार कहती है ट्रस्ट से अच्छा ये बताओ भाई साहब इस 1,50,000 रुपए को खर्च क्यों नहीं कर पाए। तो मैंने यहां पे लिखा अमाउंट विच could not be applied। अब यहां पे अंडरलाइन कीजिए और यहां पे वो हमारा कितना हो गया 1,50,000 रुपए। सरकार कहती है ट्रस्ट से कि इतना क्यों नहीं खर्च कर पाए, रीजन क्या है। तो उसने 2 रीजन दी, 2 रीजन पॉसिबल है। पहला रीजन ये है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। उसने कहा कि जो मेरा इनकम थी वो ड्यू तो हो गई थी लेकिन इनकम रिसीव नहीं हो पाई, और हम ड्यू बेसिस पे अकाउंट बनाते हैं तो हमने उसको अपनी इनकम तो दिखा दिया, लेकिन हमें अप्लाई करने के लिए कैश चाहिए था। जहां में पेमेंट देना था वहां लोग कह रहे थे पेमेंट दो तभी हम आपको दवाइयां देंगे, हमें पेमेंट दोगे तभी हम आपके लिए ये इंजेक्शंस वगैरह देंगे। स्कूल्स कह रहा था बच्चों को हमें बुक्स देनी थी, लोग कह रहे थे कैश दोगे तभी हम आपके लिए देंगे। तो हमारे पास पैसा इनकम तो बन चुका है ड्यू बेसिस पे, जो 1.5 लाख है हमारे हाथ में अभी नहीं आया है। एक्चुअली में इनकम हमने क्यों दिखा दी 10 लाख रुपए, क्योंकि हम ड्यू बेसिस पे अकाउंट्स बनाते हैं। 1.5 लाख रुपए हमारी इनकम तो बन चुका है लेकिन हमारे हाथ में नहीं, तो हम खर्च कैसे करते। या फिर किसी अदर रीजन की वजह से, एनी अदर रीजन। सरकार कहती है भाई पहला लॉजिक तो समझ में आ गया, अब दूसरा लॉजिक भी समझा दो, एनी अदर रीजन। कोई अगर बोले एनी अदर रीजन तो ये हो सकता है एनी अदर रीजन के अंदर बहुत सारे रीजंस पॉसिबल हैं, लेकिन एक रीजन ये हो सकता है कि इनकम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपको मिले। अब सपोज करते हैं कोई 31 मार्च रात को 7 बजे 8 बजे आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देता है। अब आपको मिल भी गया पैसा और 31 मार्च को मिल गया तो आपकी इनकम भी हो गई। अब अप्लाई करने के लिए ऐसी थोड़ी नहीं बांट दोगे आप, जहां जरूरत है वहीं तो खर्च करोगे। जो रात को 8 या 9 बजे आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला, अब तो ऑनलाइन भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस मिलते हैं, तो वो इमीडिएटली आप कैसे खर्च करोगे। तो रीजन हो सकते हैं हम क्यों नहीं खर्च कर पाए। सरकार एंड तक मौका देगी कि इसका भी एग्जम्पशन आप ले लो, लेकिन हमें जेन्युइन रीजन तो दो। जेन्युइन रीजन दोगे तो हम मान लेंगे आप क्यों नहीं खर्च कर पाए। सरकार पूछती है रीजन दो, ये 150 क्यों नहीं खर्च कर पाए, और आप रीजन सरकार को ये देते हो कि सर ये पैसा ड्यू हो गया था, रिसीव नहीं था, इसको मैंने लेफ्ट में लिखा। एनी अदर रीजन का मैं एग्जांपल देता हूं, रिसीव्ड वेरी लेट इन द प्रीवियस ईयर, बहुत लेट मिला इसलिए हम खर्च नहीं कर पाए, या हमें खर्च करना था, हमने ऑर्डर दिया था, जो चीज डिलीवर होनी थी वो चीज हमारे पास अभी तक डिलीवर नहीं हो पाई है इसलिए हम वो पैसा नहीं दे पाए, हमने ऑर्डर दे दिया था। बहुत सारे और भी रीजंस हो सकते हैं। सरकार कहती है चलो दोनों रीजंस, अगर ये नहीं बता पाता है कोई रीजन, मतलब आपने मिल भी गया था, आपका खर्च करने का मूड भी नहीं था, तो नहीं, आपको रीजन बताना पड़ेगा आप क्यों नहीं खर्च कर पाए। तो आप कहते हो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सरकार कहती है हम इसको डीम्ड अप्लाइड मान लेंगे। डीम्ड अप्लाइड, हम ये मान लेंगे आपने अप्लाई किया और हम आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट दे देंगे। हम यहां पे एग्जम्पशन का बेनिफिट दे देंगे, 1,50 का भी दे देंगे अंडर सेक्शन 11(1). डीम्ड अप्लाइड मान लेंगे, डीम्ड अप्लाइड, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा। अब 54 एग्जम्पशन आ गई। 54 भी यही कहता था पैसा डिपॉजिट कर दो और बाद में खर्च कर लेना। सरकार ने कहा डीम्ड अप्लाइड मान लेंगे, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, विल हैव टू अप्लाई, जिस ईयर में रिसीव होगी उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी रिसीव होगी तब तो अप्लाई कर लोगे। एसएससी ने कहा नहीं सर मैं वादा करने को तैयार नहीं हूं। सरकार कहती है अजीब आदमी हो,
एक दफे तो रीजन दे रहे हो कि पैसा नहीं मिला इसलिए हम खर्च नहीं कर पाए। हम आज अप्लाई मान लेंगे, बस ये वादा कर दो आप कि हम उस ईयर में अप्लाई करेंगे जिस ईयर में मिला। उसने कहा सरकार ये बताओ अगर 3 साल के बाद मिला और 31 मार्च को मिला तो हम कैसे खर्च कर लेंगे। बात तो लॉजिकल। उस ईयर में लेट मिला तो सरकार ने कहा ठीक है, डीम्ड अप्लाई इफ अप्लाइड इन द ईयर ऑफ रिसीट और इमीडिएट नेक्स्ट ईयर। हम आज अप्लाई मान लेंगे अगर तुम इस बात का वादा कर दो कि हम अप्लाई करेंगे जिस ईयर में मिलेगी इन द ईयर ऑफ रिसीट, या फिर किस ईयर में, इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में। तो अगर तुम्हें 3 साल के बाद मिलती है तो या तो तीसरे साल खर्च कर देना या चौथे साल भी खर्च कर देना। बोले हाँ अब सही है, क्योंकि अगर मुझे 3rd ईयर के स्टार्टिंग में मिल गई तो पूरा साल खर्च करने को मिलेगा, और 3rd ईयर के एंड में भी मिलती है तो आपने मुझे 1 साल पूरा और खर्च करने के लिए दिया हुआ है। सरकार कहती है हम एग्जम्पशन का बेनिफिट देने के लिए तैयार हैं। इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम। आपको असेसिंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा, और क्या बताना पड़ेगा कि सर हम एक्सटेंशन ऑफ टाइम लेना चाहते हैं, हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं, एक फॉर्म देना पड़ेगा, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि जिस ईयर में भी मिलेगी या इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में हम खर्च कर देंगे, आप अभी हमें डीम्ड अप्लाइड के बेस पे एग्जम्पशन का बेनिफिट दे दो। लेकिन एनी अदर रीजन होगा, क्योंकि पैसा तो मिल चुका है, लेट मिला था, तो सरकार कहती है हम इसमें डीम्ड अप्लाइड भी मान लेते हैं, हम एग्जम्पशन का बेनिफिट दे देंगे, लेकिन कंडीशन लगाएंगे। और कंडीशन सरकार ने क्या लगाई, इफ अप्लाइड इन इमीडिएट नेक्स्ट ईयर, इमीडिएट नेक्स्ट ईयर। अब ईयर ऑफ रिसीट तो लिख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिल चुकी है। अब वो लॉजिक ये दे रहा मुझे लेट मिला इसलिए खर्च नहीं कर पाए, सरकार 1 साल और दे देती है। बोले अब जो साल आने वाला है बिल्कुल इमीडिएटली उसमें तो खर्च कर लोगे। बोले हाँ सर पैसा तो मिल चुका है उसमें मैं खर्च कर लूंगा। तो अगर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है तो सरकार कहती है डीम्ड अप्लाई इफ अप्लाइड इन द ईयर ऑफ रिसीट और इमीडिएट नेक्स्ट ईयर। और अगर मिल चुका था और किसी वजह से खर्च नहीं कर पाए तो डीम्ड अप्लाइड इफ अप्लाइड इन द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर। जो अब ईयर आने वाला है उसमें खर्च करने का वादा कर दो, तो अभी हम डीम्ड अप्लाइड मान लेते हैं और हम आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट देने के लिए तैयार है। इज दैट क्लियर? तो ये असेसिंग ऑफिसर के पास गया और इसने कहा सर ये पैसा मेरा ड्यू बट नॉट रिसीव्ड था, मुझे एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दो। तो हम ये मान लेते हैं ये वाला कौन सा था कि कब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वाला था। यहां पे मैं स्लैब की जगह लिखता हूं ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड यहां लिखता हूं एक्सटेंशन ऑफ टाइम अवेल्ड, एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ही हो गया उसने प्रॉमिस कर दिया। तो सरकार ने क्या कहा कि इस पे एग्जम्पशन और डीम्ड अप्लाइड का एक ही मतलब है, इसके लिए मान लिया डीम्ड अप्लाइड। ये भी अंडर सेक्शन 11(1) होगा। और उसने 150 का वादा कर दिया कि जिस ईयर में मिलेगी उस ईयर में मैं खर्च कर दूंगा या उसके नेक्स्ट ईयर में खर्च कर दूंगा। अब आज के है आखिरी पॉइंट आता है कॉन्सिक्वेंसेस। यहां पे भी और यहां पे भी कॉन्सिक्वेंसेस। अब सपोज करते हैं इसको ये पैसा मिला, ये प्रीवियस ईयर मान लेते हैं, अपना प्रीवियस ईयर मान लेते हैं 21, 22, इसको मान लेते हैं 22, 23, और ही रिसीव्ड, ही की जगह ट्रस्ट रिसीव्ड कह देते हैं, ट्रस्ट रिसीव्ड रुपीज 1,50,000 इन 23-24 and trust applied rupees 80,000 during 23-24 and rupees 40,000 during 24-25।
अब ट्रस्ट ने क्या किया, जब एक 50 मिले तो सरकार ने कहा था जिस ईयर में मिले या उसके नेक्स्ट ईयर में, 23-24 में मिले तो 80,000 तो 23-24 में खर्च करे और 40,000 रुपए 24-25 में खर्च करे। तो अब पीरियड कब खत्म हो रहा है, 24-25 में खत्म हो रहा है। असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 25-26। तो ट्रस्ट की इनकम कितनी मान ली जाएगी, आपने 1,50,000 का बेनिफिट क्लेम किया और आपने केवल 1,20,000 रुपए खर्च किया, जो 30,000 रुपए होंगे वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। जब जिस ईयर में मिला उसका नेक्स्ट ईयर खत्म हो रहा होगा, उस ईयर की इनकम मान ली जाएगी। तो कॉन्सिक्वेंसेस, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट shall be deemed to be income of trust after the expiry of said period। ऊपर वाला पीरियड जब खत्म होगा उसके बाद हम मान लेंगे। और यहां पे भी सेम कॉन्सिक्वेंसेस, बस यहां पे क्या होगा, 21-22 का था तो 22-23 में ही खर्च करना पड़ेगा क्योंकि पैसा आपको मिल चुका था। और अगर 22-23 में खर्च नहीं किया गया तो प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 में जो भी अनयूटिलाइज अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सेम लैंग्वेज जो लेफ्ट में लिखी हुई है वो राइट में लिख देंगे। क्या समझ में आया आपके लिए? तो पहले क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बना के दिया हुआ है, उसके बाद लैंग्वेज पढ़वाऊंगा मैं। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, दो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 इज 8,60,000। यहां पे लिखा केस 1, यहां पे लिखा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट और वो हो गई 8,60,000। अब क्वेश्चन आगे मत पढ़ना, पहले यहां पे माइनस कर देना जनरल एग्जेम्पशन, पढ़ना ही मत ना पेपर में। सबसे पहले जनरल एग्जेम्पशन एट द रेट ऑफ 15% अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 दे देना। और बेटा वो कितनी निकल के आएगी, 8,60,000 इंटू 15%, दैट इज 1,29,000। तो 8,60,000 में से माइनस कर देंगे 7,31,000 निकल के आ गया। अब 85% पे कंसंट्रेट करो। 129 नॉट अप्लाइड फॉर द पर्पजेज ऑफ द ट्रस्ट, एक्यूमुलेट कर रहे हो, फ्यूचर के लिए पैसा बचा के रखोगे नहीं रखोगे। सरकार कहती है चाहिए एग्जम्पशन, तो सही है, इनकम अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर, इसी साल ड्यूरिंग द ईयर जिस ईयर की इनकम थी उसी ईयर में आपने अप्लाई कर दी। तो आगे पढ़ते हैं। ट्रस्ट एक्चुअली स्पेंड्स ओनली 3,80,000 इन 21-22, तो 380 का तो मिल ही जाएगा। अब हम 7,31,000 में से 3,80,000 माइनस कर देते हैं तो बचेगा 3,51,000। अब अगर 351 का चाहिए तो दोनों में से एक केस आप असेसी को बोलो, असेसिंग ऑफिसर को, या तो ये बोलो सर मिला नहीं है, तो सर आप मिला नहीं है एक्सटेंशन टाइम ऑफ दे दो, जिस ईयर में भी मिलेगा उसमें या उसके नेक्स्ट ईयर में खर्च करने का वादा करता हूं, एग्जम्पशन अभी दे दो। या फिर दूसरा रीजन बोलो, सर हम खर्च नहीं कर पाए थे, कुछ ऐसे रीजंस हो गए थे हमें, प्लीज हमें एग्जम्पशन दे दो, हम नेक्स्ट ईयर में खर्च कर देंगे, हमें एक्सटेंशन 1 साल का दे दो। द ट्रस्ट हैज नॉट अप्लाइड फॉर द ऑप्शन, जो आगे लिखा हुआ है वो अभी नहीं देखना है। ऑप्शन का मतलब हो गया एक्सटेंशन ऑफ टाइम, तो इसमें तो अब टैक्सेबल इनकम डायरेक्टली निकल के आ गई। और कितनी निकल के आ गई, 351। उसने अप्लाई नहीं किया। ऑप्शन का मतलब एक्सटेंशन ऑफ टाइम। मैं सेक्शन बेस्ड बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं लॉजिक बेस्ड। अब इसके बाद दूसरा केस आप बनाएंगे तो यहां तक की इनकम तो सेम आएगी, 860 भी सेम रहेगा, 1,29,000 भी सेम रहेगा, 731 भी सेम रहेगा और 380 भी सेम रहेगा। ट्रस्ट हैज अप्लाइड फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर अप्लाइंग द अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल पर्पज ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। वो एनी अदर रीजन वाली बात कर रहा है।
वो कह रहा है कि सर आप चिंता मत करो, मुझे मिल गया है, मैं खर्च नहीं कर पाया, अगले साल मैं खर्च कर दूंगा। तो सरकार कहती है ठीक है 351 का और भी ले लो। ये तो अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर वाला था, और ये किस लिए हो गया, डीम्ड अप्लाइड वाला एग्जम्पशन मिल गया, ये हो गया डीम्ड अप्लाइड, और आपकी इनकम निल निकाल दी गई, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। लेकिन आखिर में लिखा हुआ है एक्चुअली स्पेंड 24,700 ड्यूरिंग दैट ईयर। अब जो नेक्स्ट ईयर निकल के आएगा, अब नेक्स्ट ईयर हो जाएगा प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 24-25। इसने इसी ईयर में तो खर्च करने के बारे में वादा किया था 23-24। ये प्रीवियस ईयर हम लोगों का 21-22 चल ही रहा है, तो क्वेश्चन यहीं से डिजाइन किया था ड्यूरिंग द ईयर 21-22। तो ये असेसमेंट ईयर हो गया 22-23। अब इसमें जो अनयूटिलाइज अमाउंट होगा, उसने जो 22-23 था अगला साल केवल 24,700 खर्च किया, तो इनकम ऑफ द ट्रस्ट कितनी बन जाएगी, 351 का बेनिफिट क्लेम किया। कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा डाल दिया, लेकिन 3 दिन के अंदर जो 3 साल में जो कंस्ट्रक्शन करवाया वो उतने पूरे पैसे का नहीं करवाया, तो जो बचा हुआ पैसा होता है वो 3 साल के बाद टैक्सेबल हो जाता है। 351 का बेनिफिट ले लिया, ये बोल के अगले साल खर्च कर देंगे, अगले साल केवल आपने 24,700 के लिए खर्च किया, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 24,700 माइनस कर देते हैं 3,26,300। तो 3 आंसर आ गए। पहले केस में तो आंसर 351, देखो 351 दे रखा है, और दूसरे केस में 2 आंसर आएंगे। 21-22 में इनकम निल मानी जाएगी, और 22-23 में इनकम मानी 326। यहां पे एक आंसर बीच में और देना चाहिए, निल आंसर और देना चाहिए, क्योंकि इस ईयर में तो निल होगा, अगले साल में 326,300 रुपीज निकल के आएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं, उसके बाद फिर मैं लैंग्वेज आपके लिए पढ़वाऊंगा। During the previous year 21-22, a charitable trust gets income from property held for charitable purposes। तो मैंने यहां पे बेटा लिखा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट, और वो दे रखी है बेटा 2,60,000, 110 रिसीव्ड इन कैश एंड रिमेनिंग 150 इज टू बी रिसीव्ड। 22-23 में रिसीव होगा, सामने वाले ने वादा कर दिया है। अगले साल हम यहां पे लिख लेते हैं प्रीवियस ईयर 21-22। क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही हमें समझ में आ गया क्या, कि सर इसमें अब वो अगले साल नहीं बोलेगा, जब भी रिसीव होगा या उसके अगले साल बोलेगा, क्योंकि 1.5 लाख भी 260 में रिसीव नहीं हुए। इनकम क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि अगर ड्यू बेसिस पे अकाउंट्स दिखा रहे हो तो फिर आपको इनकम तो अपनी दिखानी पड़ेगी। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी था, नॉट बीइंग कंट्रीब्यूशन मेड विद स्पेसिफिक डायरेक्शन, और ये कोर्पस वाला नहीं है। कोर्पस वाला होता तो हम लिख के सीधे लिख देते नीचे, ये तो ऑलरेडी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो होता है उसको सेक्शन 12 ये कहता है हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मानेंगे, इसलिए 70,000 रुपए को और भी ऐड कर दिया। तो टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट कितनी बन जाएगी, 3,30,000। अब ये सेक्शन 12 लगा दिया हमने, और सेक्शन 12 लगा के हमने इसको डीम्ड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बना दिया। अब ट्रस्ट की टोटल इनकम हो गई 330। कोर्पस भी दे रखा होता तो वो तो मैं सीधे ही नीचे लिख देता कोर्पस कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक डायरेक्शन के संग मिलेगा दैट इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कोर्पस, वो तो हमेशा फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब 330 में से कुछ भी मत सोचना, मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन में आगे नहीं पढ़ूंगा। जनरल एग्जम्पशन तो हम लोग देंगे ही देंगे अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 1, और मैं हर चीज का पर्पज बताते हुए चल रहा हूं कि क्यों दिया जा रहा है। इनटू 15%, 49,500, बैलेंस कितना बचेगा, 3,30,000 में से माइनस कर दिया 2,80,500। अब कहानी आके यहां रुक गई। अब कहानी के सेकंड पार्ट पे आती है। अब देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर कितना अप्लाई किया, अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग 21-22 ट्रस्ट स्पेंड ओनली ₹60,000, 60,000 रुपए। अब जो 85 जो अब बची कहानी वो बची 2,20,500 की, इसकी कहानी बच गई।
पहले 15% निपटा दिया, फिर 85% की कहानी शुरू हुई। 85% में 60,000 रुपए आपने और भी ड्यूरिंग द ईयर अप्लाई कर दिए, वो 11(1) में एग्जाम्प्ट हो ही जाएंगे। अब कहानी बची है 22500 की। सरकार कहती है भाई इसका भी एग्जम्पशन ले लो। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं, सरकार ने कहा कि इसको क्यों नहीं खर्च कर पाए। उसने कहा पैसा नहीं मिला। तो बोले वादा करो जब भी मिलेगा या उसके नेक्स्ट ईयर में, डिटरमाइन इट्स टैक्सेबल इनकम ऑन द एजम्पशन दैट ट्रस्ट हैज ऑब्टेन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर अप्लाइंग द अनरियलाइज्ड इनकम। उधर लिखा था अनयूटिलाइज्ड इनकम, क्योंकि मिल चुका था। यहां क्या लिखा हुआ था? अनयूटिलाइज्ड पोर्शन। और यहां क्या लिखा हुआ है? अनरियलाइज्ड इनकम ऑफ 150। वो कह रहे हैं 220 में से 185 तो नहीं मिला था। इन द ईयर ऑफ रिसीट मैं खर्च कर दूंगा, इन द ईयर ऑफ रिसीट। इसने ये वादा किया। Whereas it actually spends 80,000 in the year 22-23 and 40,000 in the year 23-24। तो अब हम यहां से माइनस करते हैं डीम्ड अप्लाइड। डीम्ड अप्लाइड और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑब्टेन्ड। क्योंकि टोटल में से 150 नहीं मिला था, इसलिए वो 150 के लिए ही अवेलेबल कर पाया एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो इस समय उसकी टैक्सेबल इनकम ट्रस्ट की कितनी निकल के आ जाएगी? ट्रस्ट की इनकम निकल के आ जाएगी और वो हो जाएगी आपके लिए 2,80,500 माइनस 60,000 और माइनस 1,50,000 और 70,500। तुम जब CMA कर लो और इस ट्रस्ट से मिलो तो उसको समझाना भाई तुम 70,500 का भी ले सकते थे एक्सटेंशन। वो बोलता ये तो मिल चुका था 70,500, जो नहीं मिला वो तो 150 था। बोले 150 का तुम ये कह के लेते कि जिस ईयर में मिलेगा उसमें या अगले ईयर में खर्च कर दूंगा, और 70,500 का ये कहते सर अगले साल खर्च कर दूंगा। आपने एक एक्सटेंशन क्यों लिया? आप टोटल 280,500 था, इसमें आप 60 अप्लाई कर दिया। अब जो 220,500 बच गया, इसमें 150 तो वैसा था जो मिला नहीं, बाकी मिल गया था, खर्च नहीं कर पाए, दोनों का एक्सटेंशन मिल जाता। जो नहीं मिला उसका इस बेस पे मिल जाता कि जिस ईयर में मिलेगा उसमें या उसके अगले साल खर्च कर दूंगा, और जो मिल चुका था 70,500 उसका कब कर देते? अगले साल खर्च कर दूंगा। इसका जो एडवाइजर था वो खराब था, 70,500 पे टैक्स दिलवा दिया। आप लोग जब CMA बनने के बाद जाओगे तो आप उसको बताओगे 7,500 का भी इसके लिए एग्जम्पशन मिल सकता था। अब कब मिलेगा? 22-23 मिलेगा। तो 22-23 कभी मत लिखना, नेक्स्ट ईयर लिखना, 23-24 लिखना। भले ही उसने कहा मैं 22-23 में खर्च कर दूंगा, लेकिन सरकार कहती है नहीं, जिसमें मिलेगा या उसके नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा? वो 23-24 के एंड पे। तो अब असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25। तो इनकम कितनी बन जाएगी ऑफ द ट्रस्ट? तुमने 150 खर्च करने का वादा किया था, तुमने 80,000 तो 22-23 में खर्च करे, और 40,000 रुपए तुमने, देखो मेरा ही एग्जाम्पल आ गया, मैंने भी बाई चांस, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैंने जो एग्जाम्पल बनाया था उसमें भी 150 में मैंने 80 और 40 ही खर्च करवाए थे। व्हाट ए कोइंसिडेंस। तो बेटा आपकी कितनी इनकम बन जाएगी? 30,000 रुपए आपकी इनकम बन जाएगी। और देखो मैंने यहां पे 30,000 रुपए आंसर दे रखा है। तो ट्रस्ट की 3 इनकम हो गई। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट, जो भी ट्रस्ट की एक्टिविटीज से पैसा डिपॉजिट है वहां से इंटरेस्ट, बिल्डिंग को रेंट वगैरह पे दिया, हाउस प्रॉपर्टी, जो भी इनकम होती है ट्रस्ट की डोनेशंस के अलावा, उस इनकम को बोला जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट। डोनेशंस 2 तरीके के होते हैं, डोनेशंस बोलो चाहे कॉन्ट्रीब्यूशंस बोलो, विद स्पेसिफिक डायरेक्शन और विदाउट डायरेक्शन। जो विद स्पेसिफिक डायरेक्शन हैं दे आर ऑलवेज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11(1), बट विद स्पेसिफिक डायरेक्शंस मिलते हैं। क्या इनकम तो है, लेकिन क्या उस इनकम में से एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा? तो सेक्शन 12 कहता है जो डोनेशंस विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन होंगे उनको हम मान लेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट,
और जब उसको भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मान लिया गया और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से एग्जम्पशन मिल रहा है तो उस कंट्रीब्यूशन में से भी एग्जम्पशन मिलेगा। तो जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो हमें 3 इनकम दे रखी होंगी, कॉर्पस वाले पे तो हम लिख देंगे फुल्ली एग्जाम्ड और बाकी दोनों इनकम को ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एज पर सेक्शन 12 विल बी डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट। और इन दोनों को ऐड करके अब हमारी ट्रस्ट की इनकम निकल के आ गई। अब एग्जाम्पशन के लिए पहले बिना क्वेश्चन को पढ़े 15% का माइनस कर ही देंगे जनरल एग्जाम्पशन। ये एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होता है, एक्युमुलेशन बेस्ड कहते हैं। आप भले ही 10 साल के 15 साल तक जब भी चाहो तब खर्च करना, उस पैसे को आप बचा के रखो। 85% का जो एग्जम्पशन मिलेगा वो एप्लीकेशन बेस्ड मिलेगा। अप्लाई कर दोगे तो एग्जाम कर देंगे। जब ट्रस्ट के लिए आप खर्च कर रहे हो, आपने अच्छे कामों के लिए खर्च किया, एग्जम्पशन कर देंगे। अप्लाई नहीं करोगे तो आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जितना आपने अप्लाई किया उसको 11(1) में माइनस कर देंगे। अब जो बच गया वो नॉट अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर था। सरकार आखिरी मौका और देना चाहती है। सरकार कहती है चलो हम ये भी एग्जाम कर रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं मिला था तो बस इतना आप प्रॉमिस कर दो असेसिंग ऑफिसर के सामने कि जब मिलेगा उस ईयर में या उसके नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर देंगे, तो हम आज ही डीम्ड अप्लाइड मान लेंगे। और कोई और रीजन था तो आप केवल इतना प्रॉमिस कर दो, जो ईयर अब नेक्स्ट आने वाला है उसमें अप्लाई कर देंगे, तो हम आज ही डीम्ड अप्लाइड मान लेंगे। आप अगर एक्सटेंशन ऑफ टाइम ले लेते हो तो हम डीम्ड एप्लीकेशन के बेस पे एग्जम्पशन दे देंगे। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जितना भी टाइम ऑफ एक्सटेंशन आपने अवेल किया उतने टाइम में अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो जो भी अब पैसा अप्लाई होने से बच जाएगा वो उस पीरियड के खत्म होने के बाद आपकी इनकम मान ली जाएगी और उस पर आपको स्लैब के रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं लॉ की लैंग्वेज भी पढ़वाऊंगा क्योंकि लॉ की लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार पेपर में इस तरीके से लिखा होगा अंडर क्लॉज 2 ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 11(1). आप कंफ्यूज, इसका मतलब ही होता है उसने एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए अप्लाई किया। ये बात यहां लिखी हुई है, लेकिन लॉजिक मैंने बहुत शानदार देने की कोशिश करी। तो पहले आप मुझे कंफर्म कीजिए कि जो भी मैंने आपको यहां पे समझाया, ये जो मैंने समझाया आपके लिए, और साथ में जो मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया अभी, क्या ये सब कुछ आपको समझ में आया? क्योंकि आपके 8 से 10 नंबर स्टेक पे हैं, इसलिए किसी भी तरीके की कोताही मत करना। किसी भी तरीके की एक चलो बाद में समझ लेंगे, बाद में पढ़ के समझ में आ जाएगा। यू आस्क मी इमीडिएटली, एक्सपेंडिचर वर्ड बोला जाए या एप्लीकेशन बोला जाए, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा हिंट दूंगा, बस मैं 2 मिनट दूंगा क्लास खत्म करने से पहले, मेरी बात सुन के जाना कि नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करने वाला। अब सपोज करते हैं कि स्कूल बना हुआ है, उसने टीचर्स को सैलरी दी। अब वो कहता है पहले मैं अपनी पीजीबीपी की इनकम निकाल लेता हूं। टीचर्स को जो सैलरी दी उसने एज ए सैलरी टू स्टाफ के नाम से माइनस कर ली 37 के अंदर। अब उसकी इनकम निकल के आ गई पीजीबीपी की, और इनकम ऐड करी, टोटल इनकम निकल के आ गई। अब वो कहता है मुझे इसमें से एग्जम्पशन का बेनिफिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 15% पहले माइनस कर देंगे। अब जो 15% होगा वो कम माइनस होगा, क्योंकि सैलरी टू स्टाफ माइनस करने के बाद आपने उसकी इनकम को कम कर दिया था। मैं स्कूल को क्या एडवाइज करूंगा? मैं स्कूल वालों को बोलूंगा जो आपने स्टाफ को सैलरी दी हुई उसको अपना एक्सपेंडिचर मत मानो, जो कुछ मिल रहा है उसको आप पूरी की पूरी इनकम दिखा दो। वो कहते हैं सर क्या क्या कह रहे हो आप, चिंता क्यों कर रहे हो? अब इनकम ज्यादा दिखा दी गई। अब 15% तो माइनस किया, 15% ज्यादा बन गया। मतलब ट्रस्ट ने कहा कि हमारी इनकम 10 लाख रुपीस है। मैं पीजीबीपी हेड की बात कर रहा हूं, और हमारे जो एक्सपेंसेस थे 37 के अकॉर्डिंग वो 4 लाख रुपए थे। तो इनकम हमारी 6 लाख रुपए निकल के आ गई। अब जो स्टाफ को सैलरी दी वो 4 लाख रुपए है। अब इसमें से हमें एग्जम्पशन का बेनिफिट वो दे दो। तो आपने पहले क्या किया? 11(1) आपने 15% से माइनस किया 90,000। अब कितना बच जाएगा? 590। उसको कहां का अप्लाई किया वो बताओ। मैं अगर जाऊंगा स्कूल के अंदर तो मैं बोलूंगा आप अपनी इनकम 10 लाख रुपए दिखाओ और ये बोलो कि हमारा कोई भी खर्चा ही नहीं था, 10 लाख रुपए पूरे हमारी इनकम है। अब मैं क्या करूंगा? यहां से माइनस कर दूंगा 15%। तो देखो 1,50,000 रुपए माइनस हो गया, 8,50,000 बचा।
अब जो स्टाफ को सैलरी दी उसको मैं बता दूंगा अप्लाई किया मैंने ट्रस्ट के पर्पज से, और मैंने कितनी सैलरी दी थी, 4 लाख रुपए सैलरी दी थी, अब बचा 4,50,000 रुपए। तो एक्सपेंडिचर एप्लीकेशन में क्या है, हर एक्सपेंडिचर एप्लीकेशन होता है, जो भी खर्चा करते हो वो बिजनेस के जो ट्रस्ट के पर्पज के लिए ही तो कर रहे हो। तो उस एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंडिचर माने या एप्लीकेशन माने, तो हम हमेशा एडवाइज करते हैं बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर मत मानो। बिजनेस का एक्सपेंडिचर अगर मान लेते हो आप तो माइनस तो 4 लाख दोनों जगह हो रहा है, लेकिन फिर 15% आपका काम हो जाएगा। 90,000 के लिए करना चाहिए था। मैंने क्या किया, मैंने उस समय एक्सपेंडिचर नहीं माना और मैंने एप्लीकेशन मानूंगा, तो मैंने 1,50,000 रुपए 15% निकाल दिया। देखो उतना ही माइनस करने के बाद 450 इनकम निकल के आ रही है उस स्कूल की। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक्सपेंडिचर वर्सेस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बेस्ड। आखिरी बात, क्लास ओवर करूंगा, एक्सपेंडिचर पीजीबीपी में हमेशा रेवेन्यू होगा, लेकिन एप्लीकेशन रेवेन्यू भी हो सकता है एंड कैपिटल भी हो सकता है। अगर आपने कंप्यूटर खरीदा और आप ये कहते हो मैं पीजीबीपी में माइनस करूंगा उस कंप्यूटर 60,000 रुपए को, तो फिर सेक्शन 32 सामने खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा 60,000 रुपए का 15% डेप्रिसिएशन माइनस करो। फिर हर वो 40% होता है, 40% ब्लॉक के अकॉर्डिंग। और मैं अगर उस स्कूल के पास जाऊंगा तो मैं बोलूंगा नहीं, हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट चाहिए ही नहीं। क्यों? हम उस पूरे 60,000 रुपए को एप्लीकेशन दिखा देंगे, बच्चे पढ़ेंगे, हमने बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर्स खरीदे हुए हैं, बच्चे आकर प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों को टैली सिखाई जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम सिखाया जाता है, 60,000 रुपए, और उसको पूरा एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। हॉस्पिटल्स के अंदर एक्सरे मशीन खरीदी गई, अब अगर पीजीबीपी के अंदर उस एक्सरे की मशीन को आप डेप्रिसिएशन के तरीके से क्लेम कर लोगे, तो फिर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करके बहुत कम बेनिफिट दिया। हम ये कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए डेप्रिसिएशन का बेनिफिट, हम इसको एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, इसको हम एप्लीकेशन मानेंगे कि हमने हॉस्पिटल के पर्पजेज, लोगों को हमने इलाज देने के लिए एक्सरे मशीन को खरीदा हुआ है और पूरा का पूरा मैं माइनस कर दूंगा। तो ये आपके पास चॉइस होती है कि आप उस रेवेन्यू को, आपके पास हमेशा चॉइस रहेगी कि रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर माने और एप्लीकेशन माने। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आपको जनरली डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ही मिलेगा, और यहां आप एप्लीकेशन मान सकते हो, इसलिए मैं उसके लिए डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करूंगा, मैं यहां पे उसके लिए एप्लीकेशन मान लूंगा ट्रस्ट के लिए, और मैं अपने एसएससी को ज्यादा बेनिफिट दिलवा दूंगा। तो जब नेक्स्ट क्लास मेरी शुरू होगी तो मैं यहीं से शुरू करूंगा। बेटा जब मैं एप्लीकेशन बोलता हूं तो उस एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, क्या एप्लीकेशन एक्सपेंडिचर एक ही बात होती है या डिफरेंट होती है? तो देखो पहली बात, सबसे बड़ी बात, एक्सपेंडिचर का मीनिंग बहुत लिमिटेड होता है और एप्लीकेशन का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो पीजीबीपी के अंदर एक्सपेंडिचर 30 से 37 तक लिखे हुए हैं, और एप्लीकेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा पेमेंट जो उस पर्पज को अटेन करने के लिए किया गया, वेदर रेवेन्यू और वेदर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आज तो शायद ज्यादा ही लंबी क्लास हो गई, तो अभी 2 क्लास कम से कम चैरिटेबल ट्रस्ट में और लगेंगी, इतना लेंदी चैप्टर है। 11.1 पढ़ाया है मैंने, 11.2 है, 11.5 है, 11.3 है, 11.4 है, 11.4a है, 11.6 है, 11.7 है। सोचो आप, 4a 6 है, 7 पे यहां जाके खत्म होता है, फिर 12a है, फिर 12a है, फिर 13 की सीरीज शुरू हो जाएगी, और 12 के अंदर तो बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, ये नया सेक्शन इंक्लूड किया गया था 12AA। दिखाता हूं मैं, ये वाला 12AB, पहले इसका नाम था 12AA, लेकिन पिछले साल फाइनेंस एक्ट 20 ने, 21 का अमेंडमेंट नहीं, 1 साल पुराना है, इसलिए मैंने ऊपर नहीं लिखा अमेंडेड बाई। पहले ये हुआ करता था 12AA, रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या होगा अब कर दिया गया है 12AB, और इतना शानदार टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस जबरदस्त। तो बहुत लेंदी टॉपिक है कैपिटल गेन, इससे बहुत कुछ आता रहा है, आता रहेगा। आज की क्लास में यही ओवर कर रहा हूं।